नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर आपके सामने एक बार प्रस्तुत हुआ हूँ और एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे के साथ आज मैं अपने वीडियो की शुरुआत ये कर रहा हूँ, जो कि हम देख रहे हैं हमारा जो पड़ोसी देश है नेपाल, उसके साथ क्या हो रहा है। नेपाल जल रहा है, नेपाल के युवा मर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में ये समझने का प्रयास करेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में इस चीज़ को समझा पाऊँ कि आखिर नेपाल क्यों जल रहा है, कैसे जल रहा है, क्या इसके पीछे के कारण हो सकते हैं जिसके कारण नेपाल की आज ये स्थिति हुई है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि नेपाल में क्या हो रहा है, ये कब से शुरू हुआ, कैसे हुआ। तो आप सबको ये पता है कि केपी ओली सरकार वहाँ पे कुछ समय से राज कर रही है नेपाल में, जो कि चाइना का एक पपेट है। जो केपी ओली सरकार है वो चाइना जैसा चाहता है वो वैसे करते हैं, कम्युनिस्ट वादी सोच के लोग हैं, तो वो उनके एक पपेट के रूप में काम करते हैं। तो 4 सितंबर जो भी गई है, 4 तारीख से हम इस घटनाक्रम की शुरुआत जो हुई है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ। कुछ टाइम से नेपाल के जो युवा हैं, ये आज से नहीं पकड़ा है, ये बहुत दिन से खुद पकड़ा है कि नेपाल में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और जो ये होता है क्या घोटाले, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। और इससे क्या हो रहा है, जो नेता हैं या वहाँ के प्रधानमंत्री हैं या और जो बड़े कैबिनेट स्तर के लोग हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके तो जो बच्चे हैं वो बहुत ही बढ़िया लाइफस्टाइल जी रहे हैं, बहुत ही ऐश कर रहे हैं अपने जीवन में, विदेशों में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, अपने प्राइवेट जेट्स खरीदे हुए हैं, यॉट्स खरीदे हुए हैं, दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ इन फुल। पर लेकिन जो आम नागरिक है नेपाल का, वो पलायन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इससे बुरी तरीके से जूझ रहा है, बुरा हाल हो चुका है नेपाल का। तो बहुत समय से नेपाल में हैशटैग नेपो किड्स, हैशटैग नेपो बेबीज ये चल रहा था कि जो नेपो किड्स का मतलब ये हो गया कि जो बड़े लोग हैं उनके बच्चे भी उसी रूप में ऐश कर रहे हैं, उनके अपने बच्चे जो हैं, तो वो नेपोटिज्म की बात हो रही है, परिवारवाद की। तो उसके खिलाफ थे वहां पे लोग कि हम तो इधर मर रहे हैं, हम तो बेरोजगार हुए हुए, हमारे तो बुरे हाल है और आपके बच्चे ऐश कर रहे हैं, क्यों? हमारे पास तो कुछ नहीं, खाने के लिए तक के भी लाले पड़े हुए हैं, आपदाएं इतनी आ गई हैं, बुरा हाल हो चुका है नेपाल में, और इनके बच्चे ऐश कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ एक माहौल बहुत दिन से बन रहा था। फिर क्या हुआ, 4 सितंबर को इसमें सरकार ने आग में घी डालने का काम कर दिया। इन्होंने क्या करा साहब कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, 26 प्लेटफॉर्म, फेसबुक, ट्विटर मतलब एक्स और आपका यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये सारे के सारे बैन कर दिए। और रीजन क्या दिया कि साहब उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो नहीं किया, उनको फॉलो नहीं किया, इसलिए हम उनको बंद कर रहे हैं, बैन कर दिया। जबकि असल कारण क्या था कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ये नेपोटिज्म के बारे में लोग मुखर होकर बोलने लगे थे। इससे सरकार ने इसको दबाने के लिए, इस सब मामले को खत्म करने के लिए उन्होंने इसको बैन कर दिया। अब 4 तारीख को इसके लिए एजिटेशन शुरू हो गया। लोगों ने कहा साहब कि ये हमारी जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो है हनन है और आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, इसको खोलिए, सब कुछ करिए। सब कुछ एक शांतिपूर्ण चल रहा था, जैसा भी एक हमने देखा आंदोलन के रूप में सब थे, सारे यूथ थे सारे। इसको नाम दिया गया जेन जी। अब जेन जी क्या है? जेन जी को यह माना जाता है कि 1997 से लेकर और 2012 के जो बीच में जो लोग पैदा हुए, जो बच्चे पैदा हुए हैं, दैट इज कॉल्ड जेन जी। इससे पहले की जो थी वो जेन एक्स कहलाती है, उससे पहले की मिलेनियल्स कहलाते हैं। तो ये एक बनाए हुए हैं सेगमेंट, अलग अलग नाम रखे हुए हैं इसके। तो जेन जी जो है वो सड़क पे उतर आई थी यहां पर। अब जेन जी बहुत ज्यादा आक्रोशित थी, उग्र नहीं थी, आक्रोशित थी। तो सरकार ने कहा साहब जब ये नहीं मान रहे हैं तो इन पे गोली चलवाई जाए। गोली चल गई। गोली चलने के बाद वहां पे लगभग 20 बच्चे या बिल्कुल यंग ब्लड यूथ कहें, वो उनकी डेथ हो गई, वो मारे गए उस गोलीबारी में। और आपने देखा होगा कुछ वीडियोस में जो है वो बिल्कुल खून से भरा हुआ एक जूता जो है, जो शू है किसी बच्चे का या प्रदर्शनकारी का रहा होगा, वो उसकी बहुत ज्यादा फोटो वायरल हुई। और उसके नीचे उन्होंने जो टैग दिया उसको दिया हैशटैग ब्लडी शू नेपाल।
और इस हैशटैग ब्लड इशू नेपाल ने सारी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया कि क्या हो रहा है नेपाल में आखिर। तो इससे सरकार ने और ज्यादा सख्ती करनी शुरू करी। तो अब तक जो आंदोलन सामान्य रूप से था, आक्रोशित था, एक सोशल मीडिया पे बैन के हटाने के खिलाफ था, वो अब दूसरे रूप में उग्र होता चला गया। अब उग्र हुआ तो हमारे सबके सामने है किस तरीके से उग्र होता चला गया, और उसके बाद सरकार का तख्ता पलट हो गया, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, देश छोड़ के भाग गए। डीजीपी जो वहां के थे उसको तो मार ही दिया गया, जिसने गोली चलवाई थी उसको तो मार दिया पब्लिक ने। और अब इतनी बुरी स्थिति नेपाल की आ गई है कि वहां पर सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ, पूरा नेपाल जल रहा है। तो ये थी बात कि वहां क्या हो रहा है। अब बात यह आती है कि वहां नेपाल में ये क्यों हो रहा है, क्यों हुआ ये सब। अब इस क्रोनोलॉजी को आप समझिए, बड़ी अजीब सी क्रोनोलॉजी है ये। 2021 में म्यांमार और अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ, हम सबके सामने है। 2022 में श्रीलंका में हुआ, वो भी सबके सामने है। 2023 में पाकिस्तान में हुआ जब इमरान खान को जेल डाल दिया गया। 2024 में बांग्लादेश में हुआ, शेख हसीना को रातों रात छोड़ना, रातों रात क्या, कुछ घंटों में छोड़ना पड़ा बांग्लादेश, और वहां भी कितनी आगजनी हुई। और 2025 में अब नेपाल हो गया। तो ये क्रोनोलॉजी को अगर ढंग से समझा जाए, जो इस समय विश्व में जो डीप स्टेट जो काम कर रही है, डीप स्टेट वो एक ऐसे लोगों का समूह है जो बहुत ही प्रभावशाली लोग हैं, जिनका राजनीति में भी पूरा दखल है, वर्ल्ड ट्रेड में पूरा दखल है, और वो हर चीज में अपनी प्रभुत्व जो है जमाना चाहते हैं, हर चीज को अपने हाथ से कंट्रोल करना चाहते हैं। कहीं की भी सरकार को अस्थिर कर देंगे, कहीं पर भी तख्ता पलट कर देंगे, कहीं भी आगजनी करवा देंगे, क्योंकि वो हर चीज अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। वो डीप स्टेट जो है लगातार ये सब चीजें करवा रहा है। अब जो ये सारी चीजें जो हुई हैं, अमेरिका भी इसके पीछे है, बिल्कुल हो सकता है। आप पिछले कुछ दिनों से जो आपने बयान देखे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, उनका भी यही है कि हमने भारत को चाइना के हाथ खो दिया, भारत और रशिया को चाइना के हाथ खो दिया। खो दिया का क्या मतलब है? ट्रेड तो अभी भी चल ही रहा है, आपने टैरिफ तो आपने लगाया। तो कहीं ना कहीं ये बौखलाहट जो दुनिया में पनप रही है, चाहे वो हम भारत के खिलाफ कहें, चाहे हिंदुओं के खिलाफ कहें, ये उस बौखलाहट का नतीजा है कि ये हर जगह हिंदुओं को दमनकारी नीतियों के तहत दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है। और नेपाल तो आईएसआई का, सीएआई का जो है वो अड्डा बन गया था, बिल्कुल सीआईए। तो अब क्या हो रहा है कि वहां पर जो भी चीजें, घटनाक्रम अब बन रहे हैं, इसके पीछे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डीप स्टेट का हाथ है। भारत क्या है? भारत के लिए ये खतरे की घंटी क्यों बन रहा है? हमारा भारत जो है 7 देशों से के बॉर्डर उस पर लगते हैं, 7 देश हमारे पड़ोसी देश हैं। 7 में से 5 देशों में तख्ता पलट हो चुका है, बिल्कुल 2-3 साल, 3-4-5 साल के अंदर। भूटान और चाइना छूट गया बस अभी। भूटान में भी बहुत साल पहले बताते हैं कि हुआ था, पर वहां की राजशाही ने सब कुछ दबा दिया था, बहुत शक्ति दिखाई थी। तो 7 में से 5 राष्ट्र जो हैं वो जल चुके हैं, और इसकी आंच भारत पे भी आ सकती है। बहुत कोशिश की गई डीप स्टेट के द्वारा। शाहीन बाग आप सबने देखा किस स्थिति, कैसे वहां पर भीड़ इकट्ठी की गई, और कब उसको कहां मोल्ड कर दिया जाता कोई भरोसा नहीं है। किसान आंदोलन आपने देखा, किसानों की उसमें कोई गलती नहीं थी, पर किसानों को जिसने बरगलाया कि जाके लाल किले पे ट्रैक्टर लेके चढ़ जाओ, क्या मतलब है? कैसे लाल किले पे वहां पे उन्होंने जो झंडा उतार दिया? किसान तो ऐसे नहीं है। तो ये कौन सी लॉबी है जो इनके पीछे काम कर रही है? ये सब डीप स्टेट है। और यही डीप स्टेट हर देश को, हर जगह को अस्थिर इसलिए करना चाहती है ताकि सारी दुनिया उनसे डर के रहे, उनके कंट्रोल में रहे, उनके अंडर में रहे। भारत एक लोकतंत्र है, एवरीबडी नोज इट्स अ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का मतलब ही जनतंत्र है, और जनतंत्र का मतलब यह है कि जनता के हाथ में ही सब कुछ है। तो अमेरिका ने या डीप स्टेट ने कैसे ये सब चीजें शुरू करी? इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए लोगों में लत डाली, लत। ऐसी स्थिति हो गई है, एक दिन सोशल मीडिया अगर काम ना करे तो हम परेशान हो जाते हैं, क्या करें, कैसे होगा, क्या होगा, क्या हो गया, परेशान हो जाते हैं। सोशल मीडिया की इतनी बुरी तरह की लत लग गई।
और वही सोशल मीडिया सबसे ज्यादा भड़काऊ चीजों को बढ़ाने के लिए या गलत चीजों को इंटरप्रेट करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है किसी के लिए। तो इस वक्त क्या हो रहा है, अब आपने देखा होगा नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर पर भी हमले की तैयारी है या हो चुका है, ये और बहुत से मंदिर तोड़ दिए गए। तो नेपाल तो हिंदू राष्ट्र बना जाता था, तो नेपाली हिंदू ये काम नहीं कर सकता। इसका मतलब कोई और एक लॉबी है, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे रोहिंग्याज हो, चाहे कोई हो, कोई ना कोई एक लॉबी है जो इसके पीछे काम कर रही है, जो इस आंदोलन को और उग्र हो रही है, उसको खत्म ही नहीं होने दे रही, बंद ही नहीं होने दे रही। तो भारत के हिंदुओं में वहां के हिंदुओं के प्रति नफरत पैदा हो, ये ऐसा डीप स्टेट ये काम कर रही है आपस में हिंदुओं को भिड़ाने के लिए, कि हिंदू आपस में लड़े भिड़े। भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए बहुत कोशिश करेगी। मैंने आपको शाहीन बाग और किसान आंदोलन को उदाहरण दिया। मणिपुर में आप देख लीजिए, मणिपुर जला, कितनी बुरी तरीके से जला, अभी भी बहुत शांत नहीं है। मणिपुर के पीछे वो जो चिकन नेक जो है मणिपुर की, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की और हमारे जो बंगाल और इससे लगा हुआ यूपी के आगे, उस चिकन नेक को काटने की कितनी ज्यादा लोगों की कोशिश है कि चिकन नेक अगर हमने काट दिया तो फिर तो सब कुछ हमारा, पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारा, भारत का हिस्सा ही नहीं रहेगा। चाइना भी क्लेम कर चुका है उसमें, बांग्लादेश भी क्लेम कर चुका है, अमेरिका भी कह चुका है। तो ये जो चीज है, ये किसी भी देश की जो बॉर्डर्स हैं उसको अस्थिर करने के लिए, वहां की सरकारों को अस्थिर करने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा बनाए जाते हैं, चलाए जा रहे हैं। ये अपने आप नहीं हो रही है, जनता नहीं कर रही है, ये जनता से करवाया जा रहा है। तो क्या हुआ था बांग्लादेश में, क्या हुआ था बांग्लादेश में, एक द्वीप है सेंट मार्टिन, अमेरिका उस पर अपना प्रभुत्व चाहता था, जो कि शेख हसीना ने मना कर दिया था कि नहीं हम नहीं देंगे। क्या देखो इससे क्या हुआ, आप सबके सामने है, शेख हसीना को तुरंत छोड़ना पड़ा। इमरान खान ने कुछ चीज मना कर दी थी, एब्सोल्युटली नॉट, हम नहीं करेंगे इस काम को, जेल जाना पड़ गया। तो ये जो चीजें हैं, हमको डीप स्टेट के इस प्रोपेगेंडा को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। और हमारी भारत की जो इस वक्त सरकार है, वो किन किन परेशानियों को, किन किन दुविधाओं से जूझ रही होगी, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, जिन चीजों से वो झेल रहे हैं। पड़ोस के 5 देश जल चुके हैं, जल रहे हैं, तख्ता पलट हो चुका है, सत्ता बदल चुकी है, मंत्री मारे गए हैं। क्या इसकी आंच हमारे पास नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। इसीलिए मित्रों, डीप स्टेट के एजेंडे से बहुत सावधान रहें, बच के रहें। हमारे बीच में भी जितने जयचंद बैठे हैं उनको पहचानें, उनको समझें, और उसके बाद आप अपने लिए अपने अंदर राष्ट्रभक्ति को बढ़ा के रखें, राष्ट्रभक्ति को खूब जगाइए, क्योंकि डीप स्टेट निश्चित रूप से हिंदुस्तान में भी अस्थिरता पैदा करना चाहता है। और अभी वोट चोरी के नाम पर फिर से भीड़ इकट्ठी करनी शुरू कर दी इन्होंने, जबकि वो अवैध है। जो SIR जो आया है अवैध लोगों के खिलाफ है, कि जो अवैध रूप से वोटर बने हुए हैं उनको हटाओ, पर लेकिन वो कह रहे हैं वोट चोरी हो गई। तो ये सब एक प्रोपेगेंडा है, इसको समझिए और अपने देश में अस्थिरता ना हो इसलिए बहुत सतर्क रहें। जैसा नेपाल में हो रहा है, भगवान न करे किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में, किसी भी सोसाइटी में ऐसा चीज हो, इसीलिए बहुत सतर्क रहें और अपने आसपास क्या हो रहा है उसके प्रति सजग रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी नई बात पे, नए टॉपिक पे आपसे बात करूंगा।